नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही इस बजट भाषण के दौरान डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आने वाले समय से रक्षा खरीद के लिए 65% कैंपस घरेलू कंपनियों के लिए होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च के लिए 25% का इजाफा किया है। पिछले साल के रक्षा बजट के आवंटन को बढ़ाकर 4,78,195 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीबी को बढ़ावा देने पर जोर मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं, रक्षा मामलों को जानकार और हमारे जानकार, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो रक्षा बजट में क्या कुछ खास इस बार रहा है और क्या कुछ कमी रह गई है, किस तरह से प्रयास करने हैं, वो अब सब सारी चीजें आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अमरदीप त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज बजट पेश हुआ है, रक्षा के लिए भी तमाम बातें कही गई हैं। रक्षा का जो बजट दिया गया है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की गई है। कितना कुछ ये बजट खास है, क्या कुछ इसमें विशेष है, और सबसे बड़ी बात, कितना प्रयास और हमें इसमें करना होगा? देखिए, जो इस बार का बजट है उसमें जो पिछला 4.7 ट्रिलियन की जो अलॉटमेंट था, एलोकेशन था, उससे बढ़ाकर करीब 9% इसमें बढ़ाया गया है एंड 5.25 ट्रिलियन का जो एलोकेशन हुआ है। तो इट्स सिग्निफिकेंट, मतलब ठीक ठाक है। जिस तरह का चल रहा है माहौल, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन जैसे कोई भी देश यदि विश्व स्तर पर खड़ा हो सकता है तो दो चीजें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजों में उसको डिपेंडेंट, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। एक तो रक्षा का क्षेत्र, दूसरा फूड एंड ग्रेन। तो मैं रक्षा के क्षेत्र की बात करूंगा। जिस तरह आज फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है कि जो टोटल बजट का जो अपना डिफेंस बजट का जो एलोकेशन है उसका 68% जो है वो जो है, जो अपनी इंडियन जो फॉर्म्स हैं या इंडियन जो अपना ओन प्रोडक्शन वाली फॉर्म्स हैं उन पे खर्च किया जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सदियों से, या जब से भी हम मतलब ये इंपोर्ट करना शुरू किया, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी पिछले दिनों भी ये चल रहा था कि हम रशिया से जो है S-400 खरीदे, तो अमेरिका प्रेशर बन रहा कि उसको नहीं खरीदो, हमसे खरीदो, या और दूसरे। तो बहुत मोटा अमाउंट जो है हम इंपोर्ट पे खर्च कर देते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी को तो नुकसान पहुंचाता ही है। उसके अलावा क्राइसिस के समय में हमारे जो इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। तो सेल्फ रिलायंस होना बहुत बड़ी बात है। और उसमें अब जो प्राइवेट कंपनीज को डीआरडीओ के साथ मिलकर जो प्लेटफॉर्म पे आने का जो परमिशन दिया गया है, यानी कि हमारी जो इंडियन फॉर्म्स हैं, इंडियन इंडस्ट्री जो है वो भी डिफेंस के क्षेत्र में उत्पादन कर सकेगी। तो न केवल हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, बल्कि वी विल बी एक्सपोर्टिंग द डिफेंस इक्विपमेंट। उसके अलावा जो 25% जो R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बदलता हुआ माहौल है। आप एक इक्विपमेंट बनाते हैं, उसकी कार्ड दूसरे कंट्री के पास तुरंत तैयार हो जाती है। तो लगातार इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए जो एलोकेशन जो किया है कि भाई स्पेसिफिक 25% जो है ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाए, तो बहुत अच्छा है ये। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे देश को ताकत मिलेगी, हमारी सेना मनोबल बढ़ेगा और हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये हर साल इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये धीरे धीरे हो रही है। हालांकि बिकॉज ऑफ कोविड देयर आर नॉट मेनी इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, बट उसके बावजूद भी यदि हमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है तो दैट इज अगेन, मतलब वी शुड रिस्पेक्ट दैट। बिल्कुल, और एक अच्छे संकेत के तौर पर भी इसे हम देख सकते हैं कि अगर हम ये बातें कर रहे हैं कि हमें इंपोर्ट कम करना है, यानी कि हमारी शक्ति बढ़ रही है, हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं, ये एक एहसास ये भी दिलाता है।
और अच्छी बात है कि हम कम से कम खरीदारी करें और कोशिश रहे कि हमारा जो यहाँ स्वनिर्मित सामान है, हमारे देश का जो सामान है, उसको हम बाहर ज़्यादा से ज़्यादा भेजने में फोकस करें। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश सर, आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं, खास करके रक्षा क्षेत्र के लिए जो बातें कही गई हैं उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर मैं इस बजट को राष्ट्र और समाज दोनों के हित में देखता हूँ। चिंतन मोटे तौर पर 3 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत हित का चिंतन, सामुदायिक या सामाजिक हित का चिंतन और राष्ट्रीय हित का चिंतन। इस बजट में जो योजनाएं हैं वो राष्ट्रीय हित की और सामाजिक हित की योजनाएं अधिक है। ये ठीक है कि इसमें व्यक्तिगत हित की बातें कुछ कम आ पाई हैं, विशेषकर जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। मोटे तौर पर बैसाखियों के सहारे, दूसरों के भरोसे हम लंबी दौड़ नहीं कर सकते। हमको अगर दौड़ पैदा करनी है, अपने पैरों में ताकत पैदा करनी होगी। तो जिस तरीके से 65% इस बजट में ये प्रावधान है कि हम रक्षा सामग्री स्वयं उत्पादन करें, मैं इसको एक सराहनीय मानता हूँ। दूसरा, खास तौर से उन्होंने कहा कि कृषि के उपकरण जो सस्ते होंगे, स्वाभाविक रूप से इसमें कृषि की लागत कम होगी। तीसरी जो उन्होंने कहा कि 60 लाख नए घरों को वो बना करके देंगे। मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है, उन्होंने केन बेतवा परियोजना को उन्होंने कहा कि केन बेतवा परियोजना जोड़ेंगे। इससे आप अगर देखें तो मध्य भारत से लेकर के बुंदेलखंड का पूरा इलाका और हमारी किसानी इसमें सिंचित होगी। एक और बात उन्होंने कही है, इस समय क्योंकि राज्य सरकारों का खर्चा बढ़ रहा है, हर राज्य सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, उन्होंने राज्य सरकारों को कहा है कि वो बिना ब्याज का जो लोन देंगे राज्य सरकारों को। ये एक बहुत अच्छी योजना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगी। तो मैं समझता हूँ डिजिटल करेंसी जारी होने से ब्लैक मनी जो कम होगी, मैं इस बजट को ओवरऑल बहुत अच्छा मानता हूँ। इस बजट में ये ठीक है कि नौकरियों के अवसर इसमें कम है, लेकिन रोजगार का अर्थ नौकरी नहीं होती। इसमें जो खासतौर से कृषि और चमड़ा उद्योग में उन्होंने रियायत देने की कोशिश की है, इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, खासतौर से कुटीर उद्योग का। फिर वित्त मंत्री जी ने इस तरीके से कहा है कि गांव और जिलों को जो क्लस्टर बनाएंगे वो आपस में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे। इससे मैं समझता हूँ व्यक्ति का जो उसको भी रोजगार मिलेगा। ये इसमें एक अच्छी योजना है। और मोटे तौर पर एक अपेक्षा सर, सर रोजगार को लेकर हम बात कर रहे हैं। सर, रोजगार को लेकर जैसे आपने बात कही, मैं आपको इसलिए बीच में टोकने की मैंने कोशिश की है। दरअसल हम रक्षा को लेकर के अभी इस विषय पर, सब्जेक्ट पर आज चर्चा कर रहे हैं। बाकी ऑल ओवर बजट को लेकर के भी तमाम चर्चा चल रही है, लेकिन हम एक एक फेज को लेकर चर्चा कर रहे हैं, एक एक विषय को लेकर। रक्षा बजट में रोजगार और स्वरोजगार की अगर बात करें तो जिस तरह से और देशों की तुलना में हमारे देश में रक्षा के फील्ड में रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा सकते, क्या वहां पर स्वरोजगार की कुछ ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो सकती जहां पर जो युवा हैं वो अपना फोकस इस क्षेत्र में ज्यादा करने लगे? देखिए, मोटे तौर पर रक्षा सामग्रियां जब स्वयं निर्मित होंगी, हमारे यहाँ रक्षा सामग्री बनाने के कारखाने खुलेंगे, उसमें गाड़ियां भी बनती हैं, गोली भी बनती है, बंदूक भी बनती है और सारी चीजें भी बनती हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी के बच्चे हैं उनको इसमें रोजगार तो मिल रही है। जितनी फैक्ट्रियां खुलेंगी, अगर उन्होंने 65% आयात को रोकने की बात कही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं ये कितने हजार, कितने लाख करोड़ का इसमें टर्नओवर होगा। तो स्वाभाविक रूप से फिर एक इसमें उन्होंने एक और बात कही है कि हर स्टेट में बड़ा कारखाना रक्षा उत्पादन का खोलेंगे। तो अगर हर स्टेट में बड़ा कारखाना खोलेंगे तो मैं समझता हूं उसमें हजारों नौजवानों को, और देश भर में मान करके चलो तो लाखों नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा। बिल्कुल, और इससे काफी फायदा होने वाला है। लेकिन वो डायरेक्टली उन्होंने जॉब की बात नहीं कही है, क्योंकि डायरेक्टली जॉब देना और अवसर पैदा करना दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है। अमरदीप सर, किस तरह से रोजगार से लेकर रक्षा के क्षेत्र को हम जोड़कर देख सकते हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से, चूंकि आपने खुद कहा कि लगातार हम वृद्धि कर रहे हैं, इस बार हमने बजट को और बढ़ाया है और आगे कोशिश रहे कि इसको और बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाते रहें। अगर वहां बजट बढ़ रहा है तो इधर संभावनाएं कितनी बढ़ रही हैं? देखिए, अभी जैसे अवस्थी जी, रमेश शर्मा जी बता रहे थे कि जब फैक्ट्रियां बनेंगी और वो भी अपने देश की फैक्ट्री होंगी, क्या होता है कि अब जो टेक्निकली साउंड बच्चे हैं वो जनरली भागते हैं दूसरे देशों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि नासा के पास जो है मैक्सिमम साइंटिस्ट जो है वो इंडिया से है। लेकिन जब उसकी R&D यहाँ पे होगी, उनको यहाँ फैसिलिटी मिलेगी, व्हाई विल दे गो टू नासा, व्हाई दे विल गो टू सम अदर कंट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट?
हमारे यहाँ R&D करेंगे, हमारे यहाँ अपना स्टार्टअप होगा, अपने देश के लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो DRDO के साथ मिलकर काम करें और रक्षा के क्षेत्र में इक्विपमेंट और इतना सारा वहां पे खाली मतलब फौजी लड़ाई का साजो सामान नहीं है। जैसे आपके उनके रहने सहने के लिए, सोल्जर्स के रहने के लिए शेल्टर्स होते हैं, बाकी और क्लोथिंग होता है, आपके बाकी दूसरे स्लीपिंग बैग्स हैं ये, और बहुत सारे हम ECC क्लोथिंग जो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में हम पहनते हैं, वो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट और द क्लोथ्स आर बीइंग इंपोर्टेड। ये सब अपने यहाँ देश में बनेगा तो ऑब्वियसली रोजगार मिलेगा। हमने इस इंपोर्ट के चक्कर में और नौकरियों के चक्कर में अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको खत्म कर दिया है। हमारे देश से जो लोग हैं स्वरोजगार छोड़कर नौकरियों की तलाश में, और उसकी वजह से रिजर्वेशन की डिमांड, भाई हमने अपने काम छोड़ दिए। सपोज हमारा बूट मेकिंग ही है, बूट मेकिंग हमने बंद कर दिया कि हमें नौकरी चाहिए। अरे हम अपना यदि अपने हाथ से बनाए हुए इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे, अपना सामान सप्लाई करेंगे, उससे आत्मनिर्भर बढ़ेगी और हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। तो इसलिए जो रक्षा के क्षेत्र में जितना हमारा आत्मनिर्भरता होगा उतना ही हमारे यहाँ स्वरोजगार होगा, और वो जो फंड है वहां से जो रेज होगा वो हमारे देश में खर्च होगा, उसका जो बेनिफिट होगा, उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारे देश की जनता पे खर्च होगा, हमारे स्कूलों में खर्च होगा, शिक्षा पे खर्च होगा, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होगा। तो ये तो चहुमुखी विकास होने की बात है, और ये सबसे बड़ी बात होगी, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस वी विल नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स एनीबडी। हम एक आत्मबल मिलेगा उससे हमें को, और हम अपने समर्थ होकर उसको कॉन्फिडेंस के साथ इक्विपमेंट को काम यूज करेंगे कि हमारा अपना बना हुआ है, उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है। बिल्कुल, और हमारे लिए गर्व के विषय भी है ये। रमेश जी, डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें बढ़ावा देने की बात कही गई। कितना ये बेहतर साबित हो सकता है और कैसे इसको हम देख सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये जो घोषणा है आज वित्त मंत्री जी की है, और उसमें उन्होंने बजट का प्रावधान भी किया है, ये प्रावधान भी मैं समझता हूँ देश के हित में है। आप अगर देखेंगे अभी तक जो योजनाएं बनती रही हैं, हमारा टैलेंट जो है वो रिसर्च वाला बाहर जाता रहा। अमेरिका में शायद ही ऐसी कोई सी बड़ी कंपनी हो जिसमें रिसर्च का या कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारतीयों की ना हो। तो ये जो योजना सरकार ने आज लागू की है कि रिसर्च और टेक्निकल सेंटरों को वो डेवलप करेंगे, तो इसमें भारतीय प्रतिभाओं का उपयोग भारत में हो सकेगा, उनको रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा कई बार कोई एक काम होता है जो दिख रहा होता है हमको, ये आवश्यक नहीं होता कि वो उतना ही सीमित हो, उससे बाई प्रोडक्ट कितने होते हैं, कितने कनेक्ट होते हैं। थोड़ी देर के लिए उन्होंने एक अगर रिसर्च सेंटर खोला हुआ है तो उसकी उनको बिल्डिंग भी बनना है, उसकी मशीनरी भी होना है, तो उसकी मशीनरी के लिए, उसके उपकरण के लिए, उसके टेक्नोलॉजी के लिए वो कारखाने अलग खुलेंगे, विशेष प्रकार की जो योजनाएं बनेंगी उसके लिए अलग लोगों को रोजगार मिलेगा, और वहाँ एक विशेष प्रकार की जो बस्ती बनती है तो उसमें जो सब रोजगार होते हैं, इंटरकनेक्टेड रोजगार होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो दोनों बात है, रिसर्च सेंटर की भी, इससे हमारी प्रतिभाओं का लाभ हमारे देश को होगा, और दूसरा आत्मनिर्भर भारत की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो कर्जे में हम कब तक जिएंगे, दूसरों की सामग्री से हम कब तक हमारी रक्षा तो सामग्री को ठीक करेंगे। मैं समझता हूँ ये दोनों घोषणाएं जिनका जिक्र आपने किया है ये देश के हित में हैं। चलिए, अमरदीप सर, एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि जो बात कही जाती है, कंपनियां हैं जो निजी कंपनियां रहेंगी, भारतीय कंपनियां रहेंगी, तो रक्षा के क्षेत्र में कितनी रक्षा कंपनियां ऐसी हैं जो सामान निर्मित करती हैं, और क्या कुछ उनका अभी तक का आयात और निर्यात का हिसाब किताब है? क्योंकि अगर हम अपने यहाँ पर काम करेंगे तो हो सकता है और भी कुछ ऐसी फर्म हो जो आगे आकर खड़ी हो कि चलिए हम भी इसमें अपना योगदान देंगे। देखिए, अभी तक यदि हम देखें तो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड फर्म्स हैं उनके अलावा कोई और दूसरी कंपनियां जो है इस क्षेत्र में नहीं काम कर रही भारत में। बिकॉज खाली कोई भी कंपनी एक देश के लिए यानी अपने देश के लिए ही इक्विपमेंट नहीं बनाएगी, अल्टीमेटली दे हैव टू एक्सपोर्ट ऑल्सो। तो जब तक उसका कोलैबोरेशन देश के साथ नहीं होगा, देश के ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं होगा, नहीं बना पाएंगी। विदेशों की जो कंपनी है दे आर फ्री टू सेल टू एनी कंट्री, तो अलग है वो सिस्टम। जब तक हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे
जब तक कोई भी प्राइवेट कंपनी उस क्षेत्र में आगे नहीं आएगी, हमें उन्हें परमिशन देनी पड़ेगी कि वो दूसरे देशों के या जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनको अपना इक्विपमेंट वो सप्लाई कर सके। नहीं तो अभी तक BEL है, BHEL है या अपनी आवड़ी की जो टैंक फैक्ट्री है वो सब अपना बनाती है और अपने देश को ही सप्लाई करती है, वो या फिर कंट्री सप्लाई करता है। तो दे आर नॉट फ्री टू सप्लाई देयर इक्विपमेंट टू अदर कंट्रीज। तो उसकी हमें परमिशन जब मिल जाएगी देन ओनली हमारे जो इंडस्ट्री है वो इस क्षेत्र में आएंगी और आगे बढ़ेंगी, और इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी कल भी हमारा डिस्कशन था आपके ही चैनल पर कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना ने डेवलप कर लिया वो पाकिस्तान को देने का प्लान कर रहा है, और विश्व में कोई और दूसरा देश इतने जल्दी उनके पास भी अवेलेबल नहीं है, तो हम अपनी रक्षा कैसे करें? तो उसमें जब तक हमारे यहाँ अपना R&D नहीं होगा, अपना वर्क नहीं होगा, जब तक नहीं कर सकते। लकीली प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमारे साइंटिस्ट को और हमारी जो DRDO है उसको पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है टू वर्क ऑन दिस, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू डेवलप दैट। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वी रिक्वायर। हमारे सेना को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब भी हमें किसी ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी हमारे देश के पास है, हमारा अपना देश ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसके लिए सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, और जिस तरह बजट का एलोकेशन सेल्फ रिलायंस के लिए किया गया ये मतलब काबिल तारीफ है, सैल्यूट के योग्य है। बिल्कुल सर, और हमारे पूरे रक्षा क्षेत्र को, रक्षा विभाग से सभी जुड़े हमारे सैनिकों को, हमारे अधिकारियों को, सभी को सैल्यूट है, क्योंकि उनकी ही बदौलत हम आज इतने आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं, और हमें गौरव का एहसास भी उन्हीं की वजह से हो पाता है कि हम खुलकर खुले आसमान में अपनी बात कह पा रहे हैं, हम चर्चा कर पा रहे हैं। ये भी एक हमारे लिए उनकी तरफ से एक बड़ा तोहफा है। सर, इसमें एक चीज़ और, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो दूसरी कंट्रियों को देने की बात है, तो उसमें कुछ कंडीशन कुछ ऐसी अप्लाई कर देनी चाहिए कि जो कुछ शर्तें हैं, जिससे ऐसा ना हो कि देश के लिए हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम अपना सामान ऐसा दूसरी जगह दे रहे हैं। फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ होगा और वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ही होगा, बट गवर्नमेंट शुड अलाउ, दैट कंपनी शुड बी अलाउड टू एक्सपोर्ट देयर इक्विपमेंट टू एनी कंट्री इन दिस इसकी परमिशन गवर्नमेंट से मिले, या वो हमारे देश के साथ क्लोजली एक एसोसिएटेड कंट्री है। कि हम अपने यहाँ देश में बना के पाकिस्तान को सप्लाई करने लगे या चाइना को सप्लाई करने लगे, ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और ये मतलब होता नहीं है। सर, अब जैसे कि अगर रक्षा को लेकर बात होती है कि चलिए रक्षा क्षेत्र में काम करना है, तो 2-3-4 चीजें ही ध्यान में आती है कि गन बनाना है, मिसाइल्स बनाना है, बंदूक बनाना है, या इस तरह के इक्विपमेंट। क्या कुछ और ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें जो शायद अभी हम नहीं बना पाते, अभी हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, और उनको अगर हम जिस तरह से जो प्रयास किया जा रहा है, अगर इसी तरह का प्रयास किया जाए तो उनको यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है? जैसा कि आप जानते हैं ना, ECC क्लोथिंग है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में जो क्लोथिंग हम सोल्जर्स को पहननी होती है, बूट्स पहनने होते हैं, सॉक्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, बालकलावा कैप वगैरह होती है, उसके अलावा वहाँ रहने के टेंट्स वगैरह होते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में, वो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज बी इम्पोर्टेंट। और ये एक बड़ा यू कैन से कि यदि आप कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं या कोई एक अपने वहां पे डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं, तो सारी दुनिया को पता होता है कि अच्छा आप बहुत दूसरे देश से इतना सामान आपके पास आया है, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस मेनी ट्रूप्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो भी एक सारी सिक्योरिटी लीक होती है, और जब हमारे पास अपना प्रोडक्शन होगा तो वो इस तरह की तो जरूरत दिक्कत ही नहीं होगी। इनफैक्ट आप कारगिल के समय देखिए, हमें ढेर सारा, इनफैक्ट हमें ऐसा भी माहौल बन गया था कि हमको अपने सोल्जर्स के लिए कॉफिन तक इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। दैट वाज द कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए ना। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग करके हम अपने इक्विपमेंट, अपने सामान, अपना जो सारा कंफर्ट की चीजें हैं, जवानों के रहने सहने की व्यवस्था है, शेल्टर्स हैं, वो तो हम अपने बना सके। हमारे शेल्टर्स तक हम इंपोर्ट करते रहे दूसरे देशों से। हमारे पास कपड़े नहीं होते थे। 62 की वॉर में क्या हुआ कि हमारे पास जवानों के पास कोल्ड क्लाइमेट में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। तो ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए ना। बड़े शर्म की बात होती है ये कि हम छोटी छोटी चीजों को विदेशों से इंपोर्ट करें। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है। इनफैक्ट हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि एक सुई तक भी हम
किसी दूसरे देश से ना लें। इतना बड़ा देश है, इतने संसाधन है हमारे पास, और हमारे पास ब्रेन है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ब्रेन नहीं है कि हम हमारे साइंटिस्ट या हमारे इंजीनियर जो है उस फील्ड में काम नहीं कर सकते। तो हमें बिल्कुल सर। उनका यूटिलाइज करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए कि वो दूसरे देश में न जाए। उनको हमें वो फैसिलिटी देनी चाहिए, वो सारे माहौल देना चाहिए कि वो यहाँ पे रह के काम करे, अपने देश के लिए काम करे, ना कि वो अमेरिका के लिए या फ्रांस के लिए काम ना करे। बिल्कुल, और उसका नतीजा ऐसा हो कि वो जो चीजें बना रहे हैं उसका दुरुपयोग हमारे ऊपर ही हो, और होता है, अमूमन ये देखा भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अमरदीप सर और रमेश सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रक्षा के लिए जो बजट दिया गया है उसमें तमाम कुछ ऐसी चीजें कही गई हैं, ऐसी बातों का प्रावधान रखा गया है, उनको लेकर बजट का परसेंटेज भी बढ़ाया है, जो कि आगे आने वाले समय के लिए बेहतर साबित हो सकता है। खास करके जो हम चीजें, छोटी छोटी चीजें दूसरे देशों से आयात करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं रोक लग सकती है, और हम इतने सक्षम हो सकते हैं कि हम उन चीजों को निर्यात भी करने लगे। तो ये रक्षा का जो बजट है वो मिला जुला और बेहतर अभी तक बताया जा रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।